हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम आपके साथ फिर एक बार नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। इस बार मैंने टॉपिक चूज़ किया है G20 चूज़ करने का मेरा कारण ये था कि ये जैसे आप लोग लगातार रोज़ाना न्यूज़ में ये देखते होंगे कि G20 को लेकर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार जो 2023 में मेज़बानी कर रहा है वो भारत कर रहा है G20 की, और ये पहली बार है जो भारत मेज़बानी कर रहा है G20 की। इसके पहले भारत ने कभी मेज़बानी नहीं की थी G20 की। इसमें हम लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि एक बार मैं G20 के बारे में अपने विशेष यूट्यूब चैनल पे आदर्श एकेडमी पे इसकी चर्चा करूं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हम जानेंगे कि G20 है क्या, G20 की स्थापना कब हुई, इसके क्या पर्पस थे, उद्देश्य क्या थे, और इनमें किन सदस्यों को शामिल किया गया है। उसके साथ इनमें उन सदस्यों को भी शामिल किया गया है, मतलब अतिथि के तौर पे उनको भी हम जानेंगे। इसमें कितने सदस्य हैं वो भी हम जानेंगे, और ये मेज़बानी किस लिए, मतलब इसमें जैसे कि इसका शिखर सम्मेलन कब होता है और किस लिए होता है, किस पर्पज़ के लिए, उसमें कौन शामिल होते हैं, इन सब की हम एक चर्चा करेंगे, संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि G20 की स्थापना की बात करें तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में ग्रुप 7 के देश थे। जैसे ग्रुप 7 में आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व की हैं, उनका एक गुट है ग्रुप 7, जो अर्थव्यवस्था और उन सबसे संबंधित जो वो हैं, मतलब वो समस्याएं हैं, उनके लिए विशेष एक संगठन है और वो विशेष निर्णय लेते हैं। लेकिन इन्होंने ये समझा कि विश्व में और भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि एक हमारे यहाँ, मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग। नॉर्थ के जो देश हैं वो अत्यधिक विकसित देश हैं और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जबकि साउथ के देश में विकासशील देशों को रखा गया है जो ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिनकी इकोनॉमी बढ़ रही है लगातार और वो विश्व में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। तो इन दोनों को एक मंच पे लाने के लिए, क्योंकि एक मंच पे आएंगे तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक जो अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए है, और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे दोनों मिलकर, नॉर्थ और साउथ। तो इन दोनों का समायोजन किया गया और ये एक मंच दिया गया G20 के रूप में, जिसमें जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, ये दोनों मिल के एक मंच के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और मेनली वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये फोकस थे, और एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की है। तो जैसे कि मैंने उद्देश्य में लिखा भी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु प्रयत्न करने का एक मंच के रूप में इसको स्थापित किया गया। हम शिखर सम्मेलन की बात करें तो जैसा कि हम जानेंगे 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद बहुत सारे देशों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया कि हमें एक शिखर सम्मेलन, जैसे 2008 के पूर्व अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ जो देश के वित्त मंत्री होते थे और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते थे, ये मेनली बैठकें करते थे और जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णय होते थे वो सब लेते थे। लेकिन 2008 में जो आर्थिक मंदी आई उसके बाद इसमें जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते थे देश के, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो गए, USA में राष्ट्रपति हो गए, और इसी तरह अन्य देश के जो भी देश सम्मिलित हैं G20 में, उन्होंने भी भाग लेना शुरू कर दिया। और ये एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया, जिसमें और इसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी आयाम शामिल कर लिए गए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे, किंतु अलग अलग आयाम थे। जैसे कि इसमें व्यापार को शामिल किया गया, जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है
और ये विश्व की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण न सिर्फ एक देश प्रभावित होता है पर बल्कि पूरे देश प्रभावित होते हैं। इसीलिए पूरे देश मिल के इस पे कोई इसके मतलब समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये भी एक चर्चे के मुद्दे के रूप में यहाँ पे मतलब इस G20 में शामिल किया गया। इसी प्रकार हम सतत विकास को देखेंगे। सतत विकास से मतलब ये है कि जो मतलब विकास हो वो जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ध्यान में रख कर विकास हो, क्योंकि जो हमें मतलब पृथ्वी प्राप्त हुई है वो हमें मतलब हम उसके अधिकारी नहीं हो गए हैं। उन्होंने मतलब ये हमें उधार मिली है, या एक प्रकार से हम उनकी भी चिंताएं करेंगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं। इसलिए विकास पे अत्यधिक फोकस ना करके एक सतत रूप में, जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब जो संसाधन हैं उनका अतिक्रमण ना हो या उनको बचाते हुए विकास करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसका उपभोग कर सकें। और स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य अभी जैसे कोविड-19 का पीरियड था, 2 साल पूरा देश प्रभावित हो गया। जैसे कि चीन को इसमें मतलब देखा जाता है कि चीन से वहाँ उत्पत्ति हुई कोविड-19 की, और फिर धीरे धीरे पूरा देश प्रभावित हो गया। हम एक ग्लोबल मतलब युग में हैं जहाँ पे मतलब विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है, और कोई भी समस्या की मतलब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है, वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। कोविड-19 है, H1N1 जो वो था वो भी इसी तरह उसमें रख सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य की समस्याएं भी एक वो हो गए। कृषि है, ऊर्जा है, ऊर्जा और संसाधन मतलब कैसे मतलब ऊर्जा संसाधन में नवीकरणीय ऊर्जा को महत्व दिया जाए। जो अनवीकरणीय ऊर्जा है जिनका मतलब उपभोग करने के बाद कुछ सैकड़ों वर्षों लग जाते हैं उसे फिर से मतलब बनने में और वो सब में, उनकी जगह हम ऐसे संसाधनों का या ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करें जो मतलब नहीं ख़त्म होने वाली हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सब ऊर्जाओं का। तो इन सब को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। पर्यावरण जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण के कारण कई जीव जंतुएं विलुप्त हो रहे हैं। मौसम परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मतलब कृषि और हर चीज़ जो है प्रभावित हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। तो उन सब पे भी चर्चा करना। भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है। भ्रष्टाचार को हम देखेंगे कि मतलब किसी भी देश को खोखला कर देता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी इन सब का कारण बन सकता है। तो इन सब मुद्दों को भी यहाँ उठाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि G20 देश में कौन कौन से देश शामिल हैं G20 ग्रुप में। तो इसमें हम देखेंगे 19+1 तो इसमें मतलब 90+1 का मतलब 90 कंट्रियाँ हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कि अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चीन है, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणतंत्र, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ जो मतलब एक 19+1 का मतलब यूरोपीय संघ है, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इटली, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, टर्की। तो ये 20 देश शामिल हैं इनमें। और जो मतलब जब भी इनका समिट होता है तो ये 20 देश के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, वहाँ के जो वित्त मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, और जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर होंगे, ये तीनों भाग लेते हैं। इनके अलावा भी जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं उनके जो निजी सलाहकार और वो सब होते हैं, क्योंकि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो इतना एजुकेट और इतना मतलब वो नहीं होते हैं, मतलब कि विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं जो उस पर चर्चा करें, तो उनको लेके जाते हैं। तो ये सब मिल के एक समिट करते हैं और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो वर्तमान की समस्याएं चल रही हैं उनसे निपटने के लिए शिखर सम्मेलन पे वार्ताएं करते हैं। इनमें हम देखेंगे कि अतिथि देश कितने हैं। तो अतिथि देश हैं इसमें 9 हैं, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये 9 देश जो है ये अतिथि देश हैं, मतलब कि ये भी समिट में भाग लेते हैं। और जो हम अगर बात करें कि यहाँ मतलब जो
G20 है वो किस तरह से, इसकी प्रकृति क्या है, तो हम देखेंगे कि इसमें 1/3 आबादी का, जो विश्व की 1/3 आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करता है G20। और इसमें जैसे कि बड़े बड़े जो देश हैं आबादी की दृष्टि से, चाइना, भारत, अमेरिका, ये सब देश शामिल हैं। तो 1/3 देश का, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका 85% जो है, ये 85% हिस्सा G20 का है। मतलब जो विश्व की अर्थव्यवस्था 100% है, उसमें से 85% की भागीदारी सिर्फ G20 कर रहा है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि 75% जो ट्रेड होता है, मतलब 100% मतलब ट्रेड में 75% जो ट्रेड होता है वो सिर्फ मतलब विश्व की, वो सिर्फ G20 के अंदर है। तो ये सब हम भी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि G20 में भारत की क्या स्थिति है। तो हम जैसे कि भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत G20 सम्मेलन में अक्सर मतलब हमेशा से भाग लेता रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में या यूं कहें कि कुछ 1 दशक पहले भारत की स्थिति मात्र औपचारिकता मात्र रही है। औपचारिकता का मात्र मतलब ये है कि ये एक जैसे कि रस्म अदायगी कर रहा था, जाकर बैठ जाना और उसके बाद विशेष मुद्दों को उठाना नहीं, और बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं, न्यूट्रल की तरह औपचारिकता मात्र थी। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ G20 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि हम देखेंगे सार्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं 2014 में, और उसके बाद सार्क के देशों को इनवाइट करना, ये एक मतलब संगठन को महत्व देना, तो उन सब को मतलब एक एक्शनेबल मतलब वो उठाया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है, जो मतलब कि एक्शन लिया जा रहा है किसी भी संगठन में एक प्रमुख भूमिका के तौर पे, और हर संगठन को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। आसियान को लेकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार कभी लाओस, कभी वियतनाम, कभी मतलब कंबोडिया, किसी न किसी देश के जो है यात्रा करते रहते हैं, और उससे एक मतलब उसका भी अपना एक महत्व है। तो मतलब हर संगठन को महत्व दिया जा रहा है। उसी प्रकार भारत का G20 में देखेंगे तो भारत का G20 में भी विशेष योगदान है। G20 में मतलब भारत को इतनी अहमियत देने के पीछे कारण यही है कि भारत की जो आबादी है वो सेकंड लार्जेस्ट आबादी है। बहुत मतलब एक पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है भारत में। जैसे कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, जिसमें करीब 3 ट्रिलियन के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बाज़ार की दृष्टि से देखें तो भारत में अत्यधिक पॉपुलेशन होने की वजह से भारत बहुत बड़ा मार्केट है। विश्व के सामने जो भी देश हैं ट्रेड करते हैं तो वो भारत की अनदेखी कहीं से कर ही नहीं सकते हैं। उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब भारत को अनदेखा कर सके या भारत के साथ कोई भेदभाव कर सकें। इसलिए कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत को लेकर ना चले। हर देश जो है भारत, जैसे अभी हम हाल ही में देखेंगे यूक्रेन के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भारत से ये आग्रह की कि भारत में जो बिम्स्टेक मतलब G20 का समिट हो रहा है उसमें यूक्रेन के मुद्दे को उठाया जाए। यूक्रेन के मुद्दे को उठाएं, मतलब प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यूक्रेन के मुद्दे को उठाएं। हो सके तो यूक्रेन के जो मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनको अपने यहाँ बुलाएं, आमंत्रित करें G20 समिट में, और उन्हें मतलब मंच में बोलने का मौका दें ताकि वो अपनी बात को रख सकें। और जो है जब बात रखेंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा दुनिया में कि मतलब यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने एक बात और कह दी कि जो है भारत एक विश्व गुरु है और ये भारत अन्य देशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है या उसको मार्गदर्शन दे सकता है। इन सब बातों को कह दिए। आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर कोई गलतियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से उसे बता सकते हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।